गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ वो है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च पद है, जिन्हें हम भारत के प्रथम नागरिक भी कहा कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति, इन्हें पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है राष्ट्रपति, कहाँ से है, कैसे आए हैं या कौन से अंग में है। हम इनको जैसे कार्यपालिका में पढ़ा करते हैं और व्यवस्थापिका में भी पढ़ा करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम राष्ट्रपति जो पद है उनको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में पढ़ते हैं। तो इसलिए हम राष्ट्रपति पद को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक लेते हैं और देखते हैं आगे क्या है। शासन प्रणाली, किसी भी देश की जो शासन प्रणाली है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज आपके व्यवस्थापिका, इसे हम संसद कहते हैं। सेकंड वन इज कार्यपालिका और थर्ड वन इज न्यायपालिका। फर्स्ट व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे संसद के नाम से जाना जाता है। सेकंड वन इज आपके कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। थर्ड वन इज न्यायपालिका, जिसे जुडिशियरी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। शासन, किसी भी देश की शासन प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके 3 रूप होते हैं। फर्स्ट व्यवस्थापिका, सेकंड वन इज कार्यपालिका और थर्ड वन इज न्यायपालिका, जैसा कि मैंने आपको बताया। व्यवस्थापिका, किसी भी देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों या नियमों का जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है आपके व्यवस्थापिका के द्वारा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो व्यवस्थापिका है इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इस व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, अफगानिस्तान में इसे सूडा कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद। जिसे हम नाम लेते हैं ना संसद, हम अधिकतर हमारे भारत की शासन व्यवस्था के लिए व्यवस्थापिका का नाम नहीं लेते। जो कानून निर्माण करने का जो अंग है भारत का, उसे हम संसद कहते हैं। अधिकतर हम संसद ही यूज में लेते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगा और जो भारत में इसका नाम लिया जाता है वो संसद के रूप में। तो व्यवस्थापिका का क्या काम है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों का जो बनाया जाता है, कानूनों का जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है आपके व्यवस्थापिका के द्वारा। और जो कार्यपालिका का कार्य है वो क्या है? व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को सही ढंग से लागू करवाना, अप्लाई। व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को क्या करना? अच्छे से लागू करना, उनकी देखरेख करना कि ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं। उनको लागू करने का मेन कार्य किसका है? कार्यपालिका का। व्यवस्थापिका नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन नियमों एवं कानूनों को लागू करवाती है। थर्ड जो आपकी न्यायपालिका है वो उसके 2 काम है मेन। इसके मेन के 2 काम है। फर्स्ट, कानूनों के बारे में ये देखना कि जो कानून बनाए गए हैं व्यवस्थापिका के द्वारा उनका अच्छे से इम्प्लीकेशन लागू, उन्हें अच्छे से लागू किया जा रहा है या नहीं कार्यपालिका के द्वारा, ये देखना किसका काम है? न्यायपालिका का। मैंने बताया न्यायपालिका के 2 कार्य आपके। पहला है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कार्य, जो नियम या कानून बनाए गए हैं इस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उन नियमों एवं कानूनों को कार्यपालिका अच्छे से लागू कर रही है या नहीं। फर्स्ट कार्य तो न्यायपालिका का ये है। सेकेंड ये है कि कानून, कोई भी कानून बनाया गया है व्यवस्थापिका के द्वारा, उसकी वो कानून है वो सही से बनाया गया है या नहीं, उसकी औचित्यता की जांच करना कि इसके द्वारा जो कानून बनाया गया है वो सही है या नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। जब भी कभी कोई व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, एक ही दोनों में से व्यवस्थापिका के द्वारा जब भी कोई कानून बनाया जाता है
वो हमेशा व्यवस्थापिका संविधान के अकॉर्डिंग बनाती है। व्यवस्थापिका भी यूं ही नहीं कि हर कोई कानून बना दे, नहीं, व्यवस्थापिका को भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही कानूनों का निर्माण करना होता है। तो जो न्यायपालिका का सेकंड वर्ग है वो क्या है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए जो नियम एवं कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी संविधान के अकॉर्डिंग और न्यायपालिका संविधान की औचित्यता का आकलन करेगी संविधान के अकॉर्डिंग कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अभी आपने देखा एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है कृषि कानून। कृषि कानून इसे हम कानून ही कहेंगे क्योंकि ये विधेयक से कानून का रूप ग्रहण कर चुका है। तो कृषि कानून हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, ये सभी को पता होगा क्योंकि लेटेस्ट है ये। तो कि कानून अभी कृषि कानून के भी बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये ठीक नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती देंगे। तो वो किन आधार पर कह रहे थे कि जो कृषि कानून बनाया गया है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है, इसलिए हम इसे न्यायालय में चुनौती देंगे। इसलिए हम इसे न्यायालय में चुनौती देंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि कृषि कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हम न्यायालय में चुनौती देंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यवस्था अगर कोई कानून बनाएगी तो वो संविधान के अकॉर्डिंग बनाएगी और न्यायपालिका किसी भी कानून की औचित्यता की जांच हमेशा संविधान के अकॉर्डिंग करती है। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि व्यवस्थापिका किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका मैंने बताया दो कार्य करती है। पहला कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कोई कानून बनाए गए हैं वो जो कार्यपालिका है उनका अच्छे से लागू करवा रही है या नहीं करवा रही, उनकी जांच करती है। और सेकंड कि कोई भी कानून बनाया गया व्यवस्थापिका का वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो मैंने आपको इन तीनों अंगों के डिफरेंट कार्य बताए कि शासन के 3 अंग बताए, उनमें के कार्य बता दिए। अब हम आगे चलते हैं इनसे। ये मत सोचना कि मैं कुछ और करने जा रही हूँ, मैं आपको राष्ट्रपति पद ही पढ़ाना चाहूंगी, लेकिन हम इसका थोड़ा बेसिक तैयार कर गए। मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति को हम व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों है। अब देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका अंग को शासन के जो व्यवस्थापिका अंग है, इस अंग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 अंगों में या बोल दे या भागों में विभाजित किया गया है। इसमें संसद विद्युत ताकि आप समझने में कोई परेशानी ना आए। फर्स्ट राष्ट्रपति, ये 3 अंग है व्यवस्थापिका के। सेकंड राज्यसभा, तो थर्ड लोकसभा। इस चीज में कभी कंफ्यूजन में मत रहना स्टूडेंट्स, इस बारे में कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है वो अंग किसके, व्यवस्थापिका के हैं या शासन के। इन दोनों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहता है, अधिकतर स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, शासन के ये 3 अंग हैं और व्यवस्थापिका जो संसद है उसके ये 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो राष्ट्रपति है वो संसद के अंग होते हैं, संसद में जो हमारी व्यवस्थापिका है उसके अंग है। राष्ट्रपति संसद के या व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं है, इसके भाग नहीं है। अगर हमें पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं तब तो हम कहेंगे कि इसके 3 अंग हैं, लेकिन जब हम कहें कि इसके भाग कितने हैं तब हम कहेंगे इसके 2 भाग है। जो राष्ट्रपति है जो व्यवस्थापिका के अंग जरूर है। अगर हमें पूछा जाए कि व्यवस्थापिका के या संसद के कितने अंग हैं तब हम कहेंगे 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन हमसे पूछा जाए कि इसके कितने सदस्य हैं या कितने अंग हैं तब हम कहेंगे कि इसके 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। तो सॉरी व्यवस्थापिका के अंग 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन व्यवस्थापिका का जो भाग है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के भाग होते हैं, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के अंग नहीं होते। ध्यान रखना, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। व्यवस्थापिका के पूछे जाए अंग
तब तो हमें बताने हैं 2, और इसके भाग पूछ रहे हैं कि व्यवस्था में कितने भाग है, 3। राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा को इसमें शामिल किया जाता है और लोकसभा को इसमें शामिल किया जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। अब आगे देखते हैं आपके कार्यपालिका। कार्यपालिका मैंने बताया कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अब कार्यपालिका के अंदर भारतीय कार्यपालिका है, उसके अंतर्गत हम 4 लोगों को शामिल करते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद, फोर्थ महान न्यायालय। ये इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और इनका भी हम अध्ययन करेंगे। हमें कार्यपालिका का विस्तार से अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो जब तक हम इन चारों का अध्ययन कर लेंगे तब हम समझ जाएंगे हमने कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया है। न्यायपालिका के वैसे जनरली देखा है केंद्र लेवल पर, स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अलग अलग स्तर पर अलग अलग है। तो केंद्र लेवल पर होता है जो न्यायालय होता है उसे सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ये हमारे केंद्र लेवल पर होता है। इसके नीचे जो राज्य स्टेट लेवल है उस पर होते हैं हमारे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। मैंने आपको इसका पूरा प्रारूप बता दिया है कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा। इसके कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। न्यायपालिका के अंदर हमें पढ़ना था सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब एक बात जो यहाँ जानने के लायक है कि व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति का इतना कोई रोल नहीं होता, लेकिन हम इनको व्यवस्थापिका में शामिल करते हैं और इसका कारण क्या है, हम राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी इनका अध्ययन करते हैं। और उसका कारण एक ही है कि व्यवस्थापिका जो कोई भी कानून बनाती है, वो कानून तब तक लागू नहीं होता है वो कानून का राष्ट्रपति वो कानून कोई जो विधेयक है, व्यवस्थापिका के जो कोई विधेयक लाया जाता है, वो विधेयक कानून का रूप तब तक ग्रहण नहीं करता जब तक कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर ना हो जाए उस कानून पर, उसी विधेयक पर। यानी आपको विधेयक और कानून का डिफरेंस करेगी। विधेयक क्या होता है, जो कोई भी प्रारूप प्रस्ताव रखा जाता है संसद में, जो कोई भी प्रारूप प्रस्ताव संसद में रखा जाता है और राष्ट्रपति की सिग्नेचर से पहले तक वो प्रस्ताव या जो प्रारूप होता है वो एक तरह का विधेयक होता है, उसे हम कानून नहीं कह सकते। और जब भी वो प्रस्ताव या प्रारूप पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तब वो कानून कहलाता है। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पहले वो, ये हमारे प्रेसिडेंट, इनके सिग्नेचर से पहले वो विधेयक कहलाएगा, विधेयक। और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को इसे विधायक लिखते हुए देखा, और वो भी कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को विधेयक को विधायक लिखते हुए देखा है। ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। विधेयक संसद के द्वारा कोई भी कानून निर्माण करने के लिए जो प्रस्ताव या प्रारूप संसद में रखा जाता है वो विधेयक होता है। और विधायक आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि जो राज्य की विधानमंडल है उसके जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दोनों डिफरेंट चीज है, तो आप लोग इसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं ये इस परीक्षा जो इसलिए दे रही हूँ, मैंने कॉलेज लेवल तक के स्टूडेंट्स को विधेयक को विधायक लिखते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ यही जो डिफरेंस है वो बता देना चाहती हूँ। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब तक किसी भी प्रारूप या प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते तब तक वो प्रारूप क्या कहा जाता है, आपका विधेयक। और जब उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं उसके बाद वो प्रारूप या प्रस्ताव आपके कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये तो बात थी व्यवस्थापिका की। इसी कारण से राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका का अंग माना जाता है, वरना राष्ट्रपति का व्यवस्थापिका में कोई रोल नहीं होता कि बस सिग्नेचर करने के कारण ही कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है। इसी कारण
जो आपके राष्ट्रपति है वो व्यवस्थापिका में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका अभी हमने देखा हमारे जो भारत देश की शासन व्यवस्था उसके अंतर्गत देखा, लेकिन अब हम कार्यपालिका का रूप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर जो आपकी कार्यपालिका है वो 3 प्रकार की होती है या उसके 3 रूप है। पहली है संसदीय शासन, संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इनमें मेन डिफरेंट होता है वो चुनाव का होता है, तो ये कार्यपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें जो आपकी कार्यपालिका होती है, जो मैंने आपको पीछे बताया, सेकंड नंबर बताया, पार्ट बताया, उसमें जो कार्यपालिका होती है उसका निर्माण, इसका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो आपके व्यवस्थापिका में से होता है। क्या बताया मैंने? संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिस भी देश की संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान होगी उस देश में जो कार्यपालिका है आपके, उस कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है। एक डिफरेंट तो ये है, लेकिन जो आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं होता। तो हम थोड़ा कंपेरिजन करके चलते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है। मैं बोल रही हूँ व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आपकी उसमें कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता, बल्कि दोनों पृथक पृथक होती है, दोनों अलग अलग होती है। उससे जो डिफरेंट है वो क्या है कि जो आपकी कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका को भंग कर सकती है, विघटन कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। ये हम देखेंगे जब संसद व्यवस्थापिका पढ़ेंगे आपके, तब देखेंगे कि भंग, विघटन या डिसॉल्व करना क्या होता है, किसे कहते हैं। जब यही आपको बता दूंगी तो आपके यहाँ समझ में नहीं आएगा। जब हम संसद व्यवस्था का पाठ पढ़ेंगे तब बताएंगे भंग या विघटन किसे कहते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था की सेकंड जो विशेषता क्या है कि इसमें जो कार्यपालिका होती है वो आपके व्यवस्था को आसानी से भंग कर सकती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता, बल्कि दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक होती है। और इसमें कार्यपालिका व्यवस्था को भंग कर सकती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका किसी प्रकार से भंग नहीं कर सकती। ये दोनों अलग अलग होती है, वो हम बाद में देखेंगे। इसका जो सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं ब्रिटेन को। संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे सही एग्जाम्पल देखा जाए तो वो है ब्रिटेन को। ऐसी बात नहीं है हमारा देश जो भारत है वो भी संसदीय शासन व्यवस्था का ही एग्जाम्पल है, लेकिन क्या है हमने अधिकतर जो हमारे प्रावधान है वो संसदीय शासन व्यवस्था के किसी के भी ब्रिटेन से ग्रहण किया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पहले अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों का राज था करीब 200 सालों तक लगभग। तो जैसे अंग्रेजों का राज रहा तो हमने उनसे शासन प्रणाली करना सीखी, जैसे सीखी तो हमने भी उसी को अपने देश में अपना लिया था। जैसा ब्रिटेन में है अधिकतर हमने हमारे देश में भी वैसा ही अपना रखा है। और जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो इसका एग्जाम्पल है वो आपके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दोनों में मैंने आपको 2 डिफरेंस बताए, वो हमेशा याद रखनी है। एक है आपकी तीसरी बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका में इन दोनों में जैसा कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है। बहुल कार्यपालिका का क्या एग्जाम्पल, चलिए इसमें क्या है कि बहुल कार्यपालिका में जो देश की शासन व्यवस्था की जो शक्ति होती है वो किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती। यहाँ में संसदीय शासन व्यवस्था में देखेंगे हम तो ये किसमें होती है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में होती है, या देखा जाए तो वो तो संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति में होती है, लेकिन वो केवल नामात्र की शक्ति होती है। जो वास्तविक शक्ति होती है वो आपकी किसमें होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। यहाँ में हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कि जो आप राष्ट्रपति है वही वहाँ कर्तव्यता होते हैं, पूरी जितनी भी शक्तियाँ है वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन जो बहुल कार्यपालिका है उसमें आपके ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुल कार्यपालिका में एक सदस्यों का समूह होता है, उस सदस्यों के समूह के द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। सदस्यों का समूह कैसे?
सदस्यों का समूह ऐसे कि उसमें कोई बड़ा नहीं होता, उसमें एक समूह दिया होता है, वो पूरा समूह मिलकर उस देशी शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं इसका एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। बहुल कार्यपालिका का जो सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है वो आपके होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है वो आपके एक 7 सदस्यों पैनल के द्वारा किया जाता है। 7 सदस्यों के एक पैनल के द्वारा